हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन, देन सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी चार्जेस के टाइप्स की और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। और आज थर्ड लेक्चर उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ओके, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन दैट मीन्स चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखिए इसी से ही रिलेट करती हुई मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर चार्ज कोई स्केलर क्वांटिटी है और किसी सिस्टम के लिए मैं आपको नंबर ऑफ चार्जेस दे दूँ और आपसे कहूँ कि बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या आप लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे? नहीं। स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी में किसी भी तरह के जो लॉ ऑफ एडिशन होते हैं वो नहीं लगते। लॉ ऑफ एडिशन लगते हैं आपके जब वेक्टर क्वांटिटी कोई होती है। चलिए, यानी जो सेकंड पॉइंट है इसी से लिंक करते हुए अपन लेते हैं एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, एज वी नो दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। एज वी नो दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, hence the total charge of a system, hence total charge of a system can be calculated by adding all the charges, okay, without any law of addition, ठीक है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। आपको पता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी सिस्टम के लिए अगर मैं आपको नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए दे दूं तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। बस यही आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज या फिर एडिशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसी में फर्स्ट वाला पॉइंट मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। अभी बात अपन एडिटिविटी ऑफ चार्जेस करके यही कर रहे हैं। सपोज़ ये मेरे पास यहाँ पर कोई सिस्टम मैं बना लेता हूँ। ओके, सपोज़ ये कोई सिस्टम है। आगे लिखते हैं, दिस सिस्टम contain n charges. This system contain n charges. So the total number of charges of the system. कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ सिस्टम, यानी कि QT से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? n चार्जेस बना दो, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Qn, ठीक है। आपको इस सिस्टम में n चार्जेस है, उन n चार्जेस को आपको जोड़ना है, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्टली उनको ऐड करके, ठीक है। क्या करेंगे आप? डायरेक्टली उन सबको ऐड कर देंगे। यही चीज़ मैंने आपको नीचे भी लिखवाई है, यही चीज़ सेम मैंने आपको नीचे भी लिखवा दी। ओके, सो आई होप अब कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो दो जो प्रॉपर्टीज़ है बता चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी और एडिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी याद रह गया तो आपको एडिशन भी याद रह जाएगा। ओके, इसलिए बिल्कुल लिंक करते हुए चल रहा हूँ मैं, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। चलिए ये देखिए, कोई सिस्टम है मेरे पास। इस सिस्टम में मेरे पास चार्ज है 1 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम एंड -2 कूलम। आपसे पूछा गया है कि इस सिस्टम के लिए टोटल चार्ज लिख दीजिए। सो डायरेक्टली लिख दो आप
ऐड ऑन कर दीजिए 1 कूलाम प्लस 5 कूलाम प्लस 10 कूलाम प्लस ब्रैकेट में -2 कूलाम। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, 10 5 16 16 -2 कितना हो गया 14 कूलाम। ओके, बस साइन का ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप 2 कूलाम को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दें, वो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर पहला दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और एडिटिविटी ऑफ चार्ज या फिर एडिशन ऑफ चार्ज, ये 2 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कैसा होता है? कंजर्व्ड नेचर का होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं छोटी क्लासेस में। तो छोटी क्लासेस में आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ज़रूर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें रटा दिया जाता है। स्टेटमेंट क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सब बच्चों को याद रहता है, तो वही स्टेटमेंट अपन यहाँ पर चार्ज के लिए भी लिख देते हैं। यानी चार्ज भी तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है, चार्ज भी कंजर्व्ड है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, but it can transfer from one system to another system या फिर one body to another body। ओके, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है वो स्टेटमेंट कौन सा है देखिएगा, इम्पोर्टेंट लगा दिया है मैंने, ध्यान से सुनिए इसको। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा बच्चों। ओके, बट इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज, बट इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज में वेरी। क्या है ये? इस स्टेटमेंट को समझते हैं बच्चों। मैंने आपको बोला कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उससे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। ओके, चलिए ये मैंने बना दिया यहाँ पर कोई आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में सपोज चार्जेस हैं, एक 10 कूलाम का चार्ज है, यहाँ पर एक 5 कूलाम का चार्ज है और एक और 5 कूलाम का चार्ज है। ठीक, ये आइसोलेटेड सिस्टम है और ये इसका इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड रहेगा बट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज में वेरी। यानी कि अगर इस सिस्टम में ये सारी 3 बॉडीज़ हैं और उन बॉडीज़ का चार्ज आपको दे रखा है 10 कूलाम, 5 कूलाम और 5 कूलाम। ठीक है, तो बॉडीज़ में जब बॉडीज़ का इंटरेक्शन होगा यानी कि वहाँ पर चार्जेस का इंटरेक्शन होगा, तो चार्जेस का इंटरेक्शन होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे। यानी इस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मैं यहाँ पर दोबारा से इस आइसोलेटेड सिस्टम को बना लेता हूँ और इस सिस्टम के लिए मैं लिख देता हूँ फाइनल कंडीशन। ठीक है, ओके, एक चीज़ यहाँ पर गौर करो, अगर मैं इस इनिशियल कंडीशन में इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे? आप बताएंगे 10 + 5 + 5 यानी कि 20 कूलाम। ओके,
और आपको पता है ये आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर सपोज इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बाद या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद क्या हुआ, नए चार्ज बन गए। नए चार्ज कैसे बने, इस तरह से बन गए नए चार्ज आपके, ठीक है। 12 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम। यहाँ मैंने आपसे पूछा कि बताइए फाइनल कंडीशन में इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहा, तो आपने कहा कि सर 12 + 6 18 + 2 यानी कि 20 कूलम। तो देखिए फाइनल कंडीशन में और इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज है वो 20 कूलम सेम है, यानी कि चार्ज कंजर्व्ड है। और ये चार्ज कंजर्वेशन किसका है, इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम का। बट इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 10 वाला 12 बन गया, 5 वाला 6 बन गया और 5 वाला यहाँ पर 2 बन गया। यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज वेरी हो सकती है जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो, बट सिस्टम के लिए ही चार्ज कंजर्व्ड होता है। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपन ने फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज और थर्ड आपने लिया था यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से एक और चीज़ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, छोटा सा पॉइंट क्या होगा। देखिए चार्जेस का इंटरेक्शन हुआ यानी कि चार्जेस ट्रांसफ़र हुए, चार्जेस का इंटरेक्शन हुआ यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हुए। इसका मतलब चार्ज में एक और प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ दैट चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। देखो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक लिंक पकड़ के चलना है और वो लिंक आपको सारे ऑटोमेटिकली याद करवा देगा बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखोगे वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आने वाली है वो क्या आने वाली है, दैट चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ओके, चार्ज ट्रांसफ़र करता है। और आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, आपने क्या कहा था कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम इसको बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि ये तो प्रूफ हो रहा है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल होता है बच्चों। ओके, चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर आ रहा है बच्चों, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके, स्टार डबल स्टार लगा लीजिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट मीन्स चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अभी क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। और इसका सेकंड पॉइंट लिखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, चार्ज is always an integral multiple of E. Charge is always an integral multiple of E, termed as quantization of charge, termed as quantization of charge, ठीक है। ये स्टेटमेंट कम से कम जो बच्चा क्लास 12th में है उसको तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। दैट टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे थ्योरेटिकल सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। ओके, फर्स्ट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज एंड सेकंड चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर ई का मतलब आपको पता है ना बच्चों, ई है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। क्लास नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कुछ याद आया? और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। और कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, भूल गए हो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके बेटा, अब यहाँ से कहानी अपन शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इन स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा मेरे को चीज़ें आपको यहाँ पर समझानी पड़ेगी। ओके, तो अपन उन्हीं की तरफ चलते हैं।
सो ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है और मेरे को स्पेस रिक्वायर्ड होगा। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इम्पोर्टेंट, सभी प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यही है। ओके, चलिए बेटा क्या करते हैं, एक बॉडी कंसिडर कर लीजिए, दिस इज़ ए बॉडी एंड दिस इज़ बी बॉडी। ठीक है, अब देखो जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस एक्सप्लेन किया था, तो जो टाइप्स ऑफ चार्जेस में मैंने कंसेप्ट बताया था कि बेटा न्यूट्रल बॉडी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मैं इंटरेक्शन करवाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले वो कंसेप्ट देख लें तो ये आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो भी मैं उसको समझा दूँगा, कोई इशू नहीं है। देखिएगा बेटा, इनिशियली मैंने कहा ए बॉडी और बी बॉडी दोनों न्यूट्रल है, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनिशियली ए बॉडी और बी बॉडी दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल है यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सपोज यहाँ पर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, दोनों इनिशियली न्यूट्रल में है। मैंने क्या किया, इनिशियली ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर बी को दे दिया। कितना? एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर बी को दे दिया। तो देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन या फिर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, अब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिससे ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों बताओ ए पर कितना चार्ज है, ए पर कितना चार्ज है? तो आप क्या बताएंगे कि सर यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 प्रोटॉन थे, एक छोड़ दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। 9 इलेक्ट्रॉन से 9 प्रोटॉन कैंसिल आउट, एक प्रोटॉन का यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज इस पर रह गया। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, ठीक, बट इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, +1 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में? किस तरह से लिखा, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पर इसका टोटल चार्ज बी बॉडी का कैसे लिखोगे आप, सर -1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो मैंने माइनस पहले लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर बच्चों में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देता और फिर आपसे टोटल चार्ज पूछता तो आप क्या बताते, सर +2 ही लिख देता डायरेक्टली, और यहाँ पर -2 ही लिख देता। अगर मैं कहता कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आप कहते कि यहाँ पर +3 ही चार्ज होता और यहाँ पर -3 ही चार्ज होता। अगर मैं ए से बी को n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता, कितने, n इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे लिखते, इसको लिखते आप +ne। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते, Q = -ne। ओके, चलिए आगे बढ़िए। इन दोनों को मैं मिला के लिख रहा हूँ एक फॉर्मूले की फॉर्म में, सो Q = +-ne। ओके, यहाँ Q क्या है, Q है टोटल चार्ज। Q क्या है बेटा, Q रिप्रेजेंट करेगा टोटल चार्ज को, ठीक। N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए थे ना, N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो N किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर E रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। E रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। आई बात समझ में? अब आता है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फंडा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा, कि ये जो n है, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा एक इंटीजर की फॉर्म में रहना चाहिए। अगर n इंटीजर की फॉर्म में होगा तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। यानी इंटीजर इन द सेंस कि n जो है, आप किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हो या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेते हो, वो हमेशा एक इंटीजर की फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, n आप हाफ नहीं कर सकते, आप 0.45 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 22/7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू आप नहीं दे सकते। आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, n एक इंटीजर की फॉर्म में रखना पड़ेगा। दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप उसको बताएंगे कि Q इक्वल्स टू एन ई में अगर किसी टोटल चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक इंटीजर के बराबर होंगे, ठीक है, तो ही वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं कोई चार्ज की वैल्यू आपको दे देता हूँ, हालांकि अभी नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। अगर मैं यहाँ से कोई चार्ज की वैल्यू आपको दे देता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो आप सीधे से वहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। अगर n इंटीजर आएगा इसका मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर n इंटीजर नहीं आएगा तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर n इंटीजर नंबर है यानी कि दिस इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है आपको, फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला स्टेटमेंट, उसको जाके पढ़ो, अब वो आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में, यानी इस फॉर्मूले की ही बात कर रहा था वो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ आती है बच्चों, यहाँ से एक और चीज़ और अपन बता दे सकते हैं। एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है बच्चों कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको लार्ज स्केल चार्जेस के लिए इग्नोर किया जा सकता है, या फिर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। लिख देता हूँ, फॉर लार्ज स्केल चार्जेस, फॉर लार्ज स्केल चार्जेस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू से लिख रहा हूँ मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, ओके। लार्ज स्केल चार्ज बोल दो या फिर आप मैक्रोस्कोपिक चार्जेस भी इनको बोल सकते हैं। क्या? मैक्रोस्कोपिक चार्ज, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चार्ज या फिर लार्ज स्केल चार्ज। सो इन दोनों चार्जेस के केस में आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों समझना, मैं यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर करता हूँ, चार्ज की एक बड़ी वैल्यू कंसिडर करता हूँ। सपोज Q इक्वल्स टू 20 कूलाम। कूलाम अपने आप में एक बड़ी यूनिट है बच्चों, ठीक है, इसलिए अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी। तो 20 कूलाम मैंने यानी कि एक बहुत बड़ी चार्ज की यूनिट यहाँ पर ले रखी। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन ई मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैं फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पर n कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू Q बाई ई। Q यानी कि 20 कूलाम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको कैसे लिख सकते हैं, 20/16 इंटू 10⁻20, ठीक है। ये 5/4 इंटू 10⁻20 आ गया, यानी n ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे और आप ये पता लगाएंगे कि सर ये तो जो है इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इतना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप किसी बॉडी को इतना चार्ज नहीं दे सकते, ठीक है। पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्रोस्कोपिक चार्ज पे या लार्ज स्केल चार्जेस के लिए इस चीज़ को मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकता हूँ। कैसे? देखो आप यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे ध्यान दो। ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है आप ज़रा इस पे ध्यान दीजिए। देखो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर और 1.25 इसको कंपेयर करो ज़रा, तो आपको लगेगा ये कितना है, ये है 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 और ये 1.25, यानी इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर के कंपैरिजन में ये जो आगे वैल्यू आ रही है बच्चों, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसके कंपेयर में इस वैल्यू को मैं इग्नोर कर सकता हूँ बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको इग्नोर करके केवल 10⁻20 जो कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी एक इंटीजर वैल्यू है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, एक इंटीजर आ जाएगा। और अगर इंटीजर नहीं भी आता तो आप क्लोज टू इंटीजर के पास पहुंच जाएंगे, तो आप क्लोज टू इंटीजर कोई वैल्यू अचीव कर लेंगे बच्चों। इसलिए कहा गया है कि लार्ज स्केल चार्जेस के लिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली सेक्शन? ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ें।
अब अपन लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बच्चों। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मास। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इसको भी देख लेते हैं, 6 नंबर की प्रॉपर्टी आई थिंक ये। ठीक है, क्या था? चार्ज इज एसोसिएटेड, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट और लिख देता हूं बच्चों। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसका मतलब समझो बच्चों। मैंने कहा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता मास के बिना, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना। ठीक है, इसको ऐसे समझो बच्चों, मेरे पास यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी में 100 प्रोटॉन है और उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना हुआ? 0 या फिर न्यूट्रल। क्या ये बात सही है? क्यों? क्योंकि 100 प्रोटॉन का चार्ज और 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये जो बॉडी है वो कैसी होगी? न्यूट्रल, यानी इस पे चार्ज की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यानी देखो विदाउट, ये मास है आपके पास बट चार्ज यहाँ पर नहीं है, पर 100 प्रोटॉन प्लस 100 इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों कुछ मास तो होगा ना। इनका चार्ज कैंसिल आउट हुआ है, इनका मास कैंसिल आउट नहीं हुआ। ठीक है, 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा, हालांकि वो मास क्या होगा? बहुत नेग्लिजिबल होगा, बट होगा तो सही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मास तो एग्जिस्ट कर रहा है बट चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताया है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यहाँ पर 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन का मास तो एग्जिस्ट कर रहा है बट चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चार्ज यहाँ पर क्या है? न्यूट्रल, यानी कि 0 चार्ज। सिमिलर वे में आप देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मैं किसी बॉडी को, अगर ये बॉडी है, इसको मेरे को चार्ज देना है, सपोज मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन भी देता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी आएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बिल्कुल नेग्लिजिबल है बट मास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दूसरा स्टेटमेंट देख लो, अगर आप किसी बॉडी को मिनिमम चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी देते हो, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में आपको 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी आएगा। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट जस्टिफाइड होता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपन आज की क्लास का। क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज्ड, चेंजेस। ठीक है, ये हटा दूं बच्चों, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ओके, मास ऑफ अ बॉडी changes after being charged, changes after being charged। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट से आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई भी बॉडी चार्ज या कब होती है बच्चों। ठीक है, एक स्टेटमेंट ध्यान रखो, जब टाइप्स ऑफ चार्जेस में मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। न्यूट्रल बॉडी अगर 1 इलेक्ट्रॉन का दान करती है, न्यूट्रल बॉडी अगर 1 इलेक्ट्रॉन देती है, आपने इस बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, तो ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, भले से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ, अगर इनिशियल इसका मास x था तो बाद में इसका मास कितना हो जाएगा? x माइनस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर मास क्या हो जाएगा? x प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चेंज तो हुआ है ना,
चेंज तो हुआ ही बेटा। अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेंड करता तो 100 का मासेस आ जाता, 100 इलेक्ट्रॉन का मास आ जाता जो x में से माइनस हो जाता, और यहाँ पर अगर इसका इनिशियल x मास था तो उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड हो जाता। ठीक है, सो कुछ भी हो बच्चों, यहाँ मास ऑफ अ बॉडी चेंज हो रहा है चार्जिंग के बाद, भले से वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो भी चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो भी चेंज हो रहा है। नेगेटिवली चार्ज में से आपको माइनस करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पे बेस्ड पूरा लेक्चर। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपन सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड से शुरू करके अच्छे स्टैंडर्ड तक के सभी क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में जितना कवर किया पार्ट, उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस अपन को करना है लेक्चर नंबर 4 में। ओके बच्चों, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।